नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की कपकपाती ठंड के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बीच में क्योंकि स्वास्थ्य बिल्कुल खराब था, स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। वर्तमान के जो हालात हैं आपको मालूम है, पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं, इसलिए आपके मध्य उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन आज आपके सामने आप लोगों का प्यार। हालांकि कुछ लोग कटाक्ष करते कहते आज किस प्रकार के आप कपड़े मफलर आदि आदि। देखिए भैया, सीधी सी बात ये, अब आपको पारिवारिक मेरी स्थिति मैं पहले ही बयां कर चुका हूं। ये समाचारों की दुनिया है और इसके अंदर व्यक्तिगत चर्चाएं बारंबार अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर अब वो सब मेरी दुनिया में नहीं है जो मेरे वस्त्रों के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहा। चलिए, अब जीवन जैसे भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर निष्पक्षता से चर्चा करने के लिए आए हैं और खुशी मुझे ये है कि नमस्कार इंडिया को आप लोगों का जो प्यार मिला, हमारे एक बहुत ही अजीज एक कुछ चंद पंक्तियां भेजी। मैं उन पंक्तियों को जरूर आपके सामने पढ़ना या बोलना चाहूंगा। गुनगुनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन फिर कहते हैं ना कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दो नाम तुम्हारा, कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दो नाम तुम्हारा और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दो सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार। झुके नैन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। इन प्रेरक पंक्तियों को भेजने वाले के लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मेरी दुनिया आप हैं, आपके सामने हूं। बहुत सीधी सी बात है, हमने पहले भी कहा था, कुछ शकुनियों के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। शकुनियों के आज हम थोड़ी सी वो जो एक चौपड़, एक बिसात बिछाई गई थी शतरंज की, उनके कुछ मोहरों के फोन नंबर अभी मैं डिस्प्ले कर रहा हूं आपके सामने। लास्ट का डिजिट हम जानबूझकर काट रहे हैं। हम धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखाएंगे। कल के कार्यक्रम में हम आपको उन्हीं शकुनी तो नहीं, शकुनियों का एक प्यादा है, उस प्यादे की फोन की रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाएंगे। और वो भूल गए कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर जिनके संदर्भ में जिनका वो नाम ले रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास। इंतजार कीजिए, कल रिकॉर्डिंग, परसों दूसरी, तीसरे दिन चेहरा, सब कुछ आएगा साहब। ये नमस्कार इंडिया है, खोज खोज कर लाता है। चलिए अब चर्चा। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 प्रदेशों के चुनाव जो है चुनाव आयोग घोषित कर चुका है। 7 चरणों के अंदर मतदान कुल मिलाकर, और जो अंतिम परिणाम वो 10 मार्च को आ जाएगा। चुनावी परिणाम जो कुछ भी होगा आप सबके सामने आएगा। और लेकिन उसको लेकर हाहाकार, हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय जो दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, दिल्ली के अंदर जो कोविड है वो कुछ जिसको कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सावधान रहे तो ज्यादा अच्छा। हालांकि पिछले 2-3 दिन से प्रभु ने भी कुछ ऐसी रचना रच रखी है कि इतनी तेज बारिश, लगातार झमाझम बारिश कर रही है, जैसे भी जिस भी प्रकार से लोग नहीं निकल पाए। अच्छी बात है, हालांकि सरकार ने तो कर्फ्यू का ऐलान किया था, वीकेंड कर्फ्यू के लिए, लेकिन चलिए फिर भी। अब उसके बाद जो है दिल्ली में 22,000 से ज्यादा नए केस आ गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, एनसीआर क्षेत्र के अंदर 24 घंटे में 22,751 मामले आए। 17 मरीजों 17 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, ये याद रखिएगा। और इसी बात से चिंतित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा की है, बैठक ली। स्वास्थ्य और वो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाई अगर आप लॉकडाउन से बचना चाहते हैं, अगर ये चाहते कि हम लॉकडाउन ना लगाएं तो मास्क लगाएं। अब उनसे कोई ये पूछे, भैया मास्क तो सब लगा ही रहे, अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं बाहर निकलने के लिए तो आपने कितने चालान काटे? और अगर चालान नहीं काटे और लोग बिना मास्क के घूम रहे तो इसका मतलब रिश्वतखोरी जोरों पर है। आपके छोड़े हुए जो भी चेले चपट्टे हैं
वो सबके सब इसका मतलब 2 नंबर की उगाही के अंदर लगे हुए। 2000 आपने कर दिया, 500 में, 700 में, 200 में, जहां भी सेटिंग हो कर और चल दीजिए, यही कुछ है ना। या आप झूठ बोल रहे हैं सीधा सीधा कि भाई मास्क लगाइए। अरे मास्क लगा रखा है, कंपलसरी है भाई, सबको मालूम है। जो नहीं लगा रहा है वो जुर्माना भर रहा है या रिश्वत दे रहा है। बिना मास्क के कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। पता नहीं किस प्रकार की बेसिर पैर की ये लोग, अब क्या कहें नेताओं को। चलिए, और जहां तक रैलियां हैं, कांग्रेस ने तो पहले ही कहा था कि हम बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में बेशक कुछ भी कहिए, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए। आपको याद हो आखिर के समय में कांग्रेस ने बंगाल के अंदर भी हथियार डाले थे और वहां पर टीएमसी को बाईपास मिल गया। और ऐसा लगता है कि कहीं कोई अंदर की सेटिंग तो नहीं हो गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच के अंदर, कभी समाजवादी को आगे करने के लिए। लेकिन इन सबको आगे करने के चक्कर में ये स्वयं तो कहां जाएंगे, फिर अपना कैसे बचा पाएंगे अपने अस्तित्व को। और खासतौर से जो उनके जो बेचारे वर्कर्स होते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो 5 साल एक ही स्वप्न देखते हैं कि हम जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, आदि आदि, आखिर में आके आप उनके सपनों को तोड़ देते हैं इस प्रकार की बातें करके। और ये बड़े नेताओं के लिए तो बहुत आसान होता कर देना, लेकिन सत्य बात यह है कि हौसला जिस प्रकार गिरता है नीचे के वर्कर्स का, उनको कोई ध्यान नहीं देता, जो कि बहुत जरूरी है। बाकी आपको मालूम है पीछे जो भी तू मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में जिस प्रकार गए रैली, और रैली में कहा जा रहा है कि 70,000 कुर्सियां लगी, लेकिन आदमी 7,000 भी नहीं जुटे उसी की झेप मिटाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी वहां नहीं पहुंचे, उन्होंने रास्ता जाम होने का जो भी पुल पर अपना एक रूट बदला, और बाद में कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करिएगा कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच गया। अब सवाल यह कि क्या एक प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्द शोभा देते हैं? प्रधानमंत्री किस प्रकार के जाम में फंस गए थे, कितनी देर फंस गए थे? और जो वीडियो पहले वायरल किया गया था, वो वीडियो तो जब बाद में क्लियर हो गया तो वो वीडियो तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ही थे, जो उनके पक्ष में जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहे थे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी कमजोर है? क्या उन्हें अपनी निजी सुरक्षा, अपने एसपीजी, अपने कमांडो, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर तनिक भी भरोसा नहीं है? क्या उन्हें भारत के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर तनिक भी भरोसा नहीं? चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया। ओ यार, कोई खतरा तेन होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी? मैं इस गल ते हैरान है। आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने एक बार पहले भी कहा था कि मैं शायद जिंदा ना मार दिया जाऊं, या लोग मुझे मार देना चाहते हैं, इस प्रकार के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया था। अब आपको अगर अपनी जान का खतरा इस देश के अंदर, अगर आपको लगता है कि आपकी जान सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, अगर आपको इस प्रकार की बातें लगती हैं प्रधानमंत्री जी, तो फिर तो वही है ना, जैसे आपके शिष्य चेले लोग कहते हैं, अगर कोई कह देगा हमें यह माहौल में डर लगता है, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। तो फिर क्या कहा जाए? आपको भी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें क्या कोई? लोग तो तंज कसेंगे ना कि आप सीधे सीधे वहां बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं नवाज शरीफ के घर बिना किसी प्रोटोकॉल के, तब डर नहीं लगा दूसरे देश के अंदर उतरते हुए? आपका देश इतना कमजोर है, आपके देश के सुरक्षाकर्मी इतने बेईमान हैं? याद कीजिएगा मनमोहन सिंह जी की सभा, अगर आपको याद हो, he was about to start his speech. 4 minutes into the speech, this is when he took off his shoe, and in fact, if you can see, he hurled it towards towards the dais where the Prime Minister was addressing the gathering. And in fact, what we've learned is that the youth Hitesh Chauhan, he's a 28-year-old computer engineer. He was the one who had actually hurled shoes at the Prime Minister. What we've learned is a couple of theories which have emerged. One, that this youth doesn't seem to have any political affiliations. One theory saying that he had done this to grab some media limelight. He had done so that the cameras have flashed onto him out of the fact that he gets some media publicity out of this. Also, now we're being told that the officials of the crime branch, they had questioned him, and he's apparently told the investigators that he had some problems with the political system of the country. In fact, he was, while inside the enclosure, he had been talking to the Congress workers that these politicians come here, make false promises, and then really don't do anything for the people. He was reprimanded by the Congress workers and in fact manhandled, after which he in fact hurled one of his sports shoe towards the Prime Minister. मनमोहन सिंह जी की सभा के अंदर भी एक युवक ने जूता फेंका था 2009 में अहमदाबाद के अंदर।
वो तो आप ही का प्रदेश था हमारा, और कि उन्होंने तो उस पर केस दर्ज करने से भी मना कर दिया था। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि आपने सीएम नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया अदा करना कि मैं जिंदा लौट आया। 1969 के अंदर इंदिरा गांधी की सभा में भी इसी प्रकार हुआ था और पत्थर फेंका गया था, उनके नाक से खून बह निकला था। उन्होंने तो इस प्रकार के शब्दों का, भुवनेश्वर के अंदर उन्होंने तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। कहा जाता है कि नेहरू जी का भी एक बार किसी बुजुर्ग महिला ने कॉलर पकड़ लिया, उन्होंने कहा आजादी में मुझे क्या मिला, तो उन्होंने यही कहा था कि आपको एक देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने की आजादी। उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि किसी का शुक्रिया अदा करना या मेरी जान को खतरा है। और उसके आगे देखिए, उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनका भी विरोध हुआ। रास्ते में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, उतरे, गए, मिले और वापस आ गए। चलिए, आप प्रधानमंत्री होने के नाते, वैसे तो आप 26 जनवरी पर भी अभी जाएंगे, परेड में जाएंगे, गाड़ी में नहीं बैठेंगे, उतरकर दूर तक आप पैदल चलेंगे। तब लाल किले पर भाषण देने के बाद भी आप पैदल चलते हैं, लोगों के बीच में जाने का प्रयास करते हैं, इंदिरा गांधी की तरह, जिस प्रकार इंदिरा गांधी किया करती थी। मैं नहीं समझता इस प्रकार की ऊंची राजनीति एक भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती है। और आपके पास तो इतना भारी बहुमत है, आपके पास इतना भारी समर्थन है, और फिर इस प्रकार की, मैं नहीं समझता इस प्रकार की स्क्रिप्ट कौन लिखता है, समझ से बाहर है साहब। आपको बहुत से लोगों को ये बातें गलत लग सकती है, लेकिन नमस्कार इंडिया को ये चीज इस तरह ही न लगी। मैं तो सीधी सी बात करूं, इस तरह ये नहीं। जिस प्रकार आपने अपना एक रुतबा बनाया, उस रुतबे के अनुरूप कदापि नहीं। चलिए, और देखिए, ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं। नारायण राणे साहब, वो कहते हैं पत्थरबाजी हुई, हमला हुआ। अब उनसे पूछे प्रधानमंत्री के काफिले पर कब पत्थर फेंके गए? हेलीकॉप्टर में जाने वाले थे, मगर वातावरण खराब होने से वो बाय रोड चले गए। रास्ते पर उनको कहीं रोका गया और वह सामने से जो पत्थरबाजी हमला हुआ है, उस घटना का मैं निषेध करता हूं। ये पता नहीं कौन सी अंटी लगाकर आते हैं लोगों ने। आपको याद है, बनारस में जब चुनाव करने के लिए गए थे, तो वहां पर भी तो प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। एक सकरी गली के अंदर उनकी गाड़ी घुसाई गई थी, मतलब नेचुरली घुसवाई गई होगी, वो ऐसी बात नहीं है। और वहां पर भी लोग पहुंचे, उनका स्वागत किया, सब कुछ किया। तो कहने वाले कहेंगे कि साहब वहां डर क्यों नहीं लगा आपको? चलिए आगे बढ़ते। आपको मालूम ही है कि अब से 2 दिन पहले चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री जी करने जा रहे थे, और वो वर्चुअल था हालांकि, और उसका उद्घाटन को, मतलब वहां उस मीटिंग के अंदर जो मीटिंग ली जा रही थी, उसमें ममता बनर्जी थी। और ममता बनर्जी ने पोल खोल के उन्होंने कहा कि भाई इसका उद्घाटन तो मैं पहले ही कर चुकी। देखिए, एक वीडियो दिखाना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम दिखाएंगे अवश्य। दिखाना इसलिए नहीं चाहिए, कई बार हमारे इस प्रकार के वीडियो दिखाने पर डिलीट कर दिए जाते हैं यूट्यूब या कई और मंचों के द्वारा। लेकिन फिर भी एक मुस्लिम युवक को देखिए किस प्रकार थूक कर चाटने को मजबूर किया जा रहा है, किस प्रकार पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है उसका अपना। सवाल ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो हंटर मास्टर बने हुए हैं, हंटरबाज बने हुए, इनको कानून ने कब अधिकार दिया? घर ना हमारे बेटी को, हमारे बेटी पर जाने में तो जान लेता, हमने सामने चलेगा औकात ना, थूक भी, थूक चाट एक बार, थूक भी एक बार, थूक चाट और एक बार मूत और वो पी। ठीक है, उड़ने चल। हेलो हाँ, पहले थूक एने घूम के अल्लाह का नाम मत, तेरे जिसे अल्लाह से बदनाम है। ले थूक भी
ना लौका दे। हाँ क्या है और जब ना मुझे सूख मुझे हाँ तो थूक ना और 2-3 बार थूक। हाँ चल ना पूरा साफ ना मिलो ना वो है पूरा साफ ना मिलो उठ ना मर वो चाट पूरा साफ कर हो जाएगी। बाप रे बाप रे बाप रे। हाँ चल अब मूत के पी यार के लोड़े 12-13 साल का मूत में एक काम कर तू शीशा गिलास में उठ। अभी तो साफ किया है साफ तो नहीं कर दे अभी तो इसी जगह है। हाँ तो करना है तो अभी तो कर क्या है और नहीं निकलेगा तो हक के पीना पड़ेगा अभी। उठ उठ खड़ा हो ऐसे वैसे हाँ बैठ के कर हाँ कर अभी तो नहीं उतार रहा है नहीं होता है तो अभी ये बामू तैयार है नहीं उतार रहा है नहीं उतार रहा पी लेंगे हाँ नहीं उतार रहा पी लेंगे चल रुक या फिर जब लगेगा तब बोल। हाँ इस प्रकार की हरकतें अगर कहीं कुछ गलत है आज के समय में गलत है तो कानून काम करे कानून में शिकायत करे। अब या तो ये है कि इन लोगों का कम से कम कानून के अंदर विश्वास नहीं है यह तो बात नहीं है और अगर विश्वास है तो फिर ऐसी हरकत चलिए। एक ट्वीट आ रहा है मेरे सामने जिसमें लिखा कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था और इसको ट्वीट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया ट्वीट तो कई लोगों ने किया जिनमें चरणजीत सिंह चन्नी है उन्होंने भी किया कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ये शब्द सरदार वल्लभ भाई पटेल के। सूर्य प्रताप सिंह है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी उनका ट्वीट है उन्होंने लिखा है कि मेरा अभी भी मत है 15 जनवरी 2022 के बाद चुनाव आयोग यह कह सकता है कि यूपी पंजाब सहित 5 राज्यों में बढ़ते कोरोना के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है। ये उन्होंने ट्वीट किया है ये नमस्कार इंडिया के शब्द नहीं। मोदी जी इसी आधार पर सभी 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे यही मेरा ट्वीट है ताकि भविष्य के लिए सनद रहे। लोग कई बार आजकल ये फायदा ना इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप कह दीजिए बात हो गई आपने पहले कहा था नहीं हुई तो डिलीट कर दो चुपके से बात खत्म है। चलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि सर्दी बहुत है सावधानी बरतें। कोई कुछ भी गए कैप वगैरह लगा के मफलर गले में बांध के किसी को आपको पहनावा पसंद आता है नहीं आता उसको छोड़िए हम पहले कह चुके हैं ठीक है। हमारी चर्चाओं पर गौर नमस्कार इंडिया की निष्पक्ष विश्लेषण के ऊपर गौर वस्त्रों की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान ताकि हमारे तो आप हैं अगर तुम आ गए हो नूर आ गया नहीं तो तरानों से लौ जा रही जीने की हमको वजह नहीं। तो नमस्कार इंडिया के जो दर्शक है वही हमारी वजह है साहब। बाहर निकले पहली चीज तो आप बचे। मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि कृपया बाहर ना निकले बहुत ज्यादा आवश्यक हो केवल तभी जाए और अगर निकलना भी पड़ जाए तो मास्क को यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर तरीके से लगाए क्योंकि लोग अक्सर यहां तक लगाए रखते हैं नाक को उबड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है कल कीजिए शकमी के प्यादे की वॉइस रिकॉर्डिंग करें स्वीकार। नमस्कार।